अच्छा, ये हम देख रहे थे कंप्यूटर आर्किटेक्चर, तो मैंने जो है वो अभी आप लोगों को जैसे बताया कि बेसिकली 8088 और 86 ये बेस बेस कंप्यूटर है। अभी जितने भी लेटेस्ट कंप्यूटर हैं, सही, ये इंटेल ने जो है वो इंट्रोड्यूस किए थे। तो वो जो है अभी जितने भी मतलब लेटेस्ट प्रोसेसर है तो उसी पे बेस करते हैं। एक चीज़ होती है जैसे वो सक्सेसफुल हो जाती है ना, इंटेल की ये तो एक सक्सेसफुल हो गई थी, फिर उन्होंने उसी को जो है वो एक स्टैंडर्ड बना लिया और उसी के ऊपर जो वो वर्किंग करने लगे। अच्छा बहरहाल, तो इसके अंदर आपके पास होते हैं जनरल पर्पस, और जनरल पर्पस के साथ साथ जो है गेन, एक मिनट ठहरिएगा। ठीक है, तो इसमें जो है वो जनरल पर्पस होते हैं। जनरल पर्पस उन रजिस्टर को कहते हैं जो कि यूज़र यूज़ कर सकता है। आप अपने प्रोग्राम में जब आप एडवांस लेवल के ऊपर जब कंप्यूटर आर्किटेक्चर या उसके प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो इसके अंदर बहुत सारे रजिस्टर्स भी आप डायरेक्टली पढ़ेंगे, बल्कि उनको एक्सेस भी करेंगे, उनकी वैल्यू भी आपको। असेंबली लैंग्वेज जो है वो इसके लिए स्पेशली यूज़ होती है जब रजिस्टर प्रोसेसर की बात की जाती है, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज क्योंकि बेसिक लैंग्वेज थी, मशीन लैंग्वेज के बाद आई थी। तो उसके अंदर ये कैपेबिलिटी थी कि वो लो लेवल के ऊपर इवन जो आपके प्रोसेसर्स हैं और इसके अंदर रजिस्टर्स हैं, तो उनकी वैल्यूज़ और जो जो भी आपके पास आप मतलब ये है कि रन करते जा रहे हैं प्रोग्राम, और जो जो उसकी एग्जीक्यूशन होती चली जा रही है, तो वो सब कुछ जो है वो इसके अंदर असेंबली में पॉसिबल है। और इसकी अपनी भी बहुत सारी यूटिलिटीज़ होती हैं। डिबग है, डिबग जो था वो एक्चुअली असेंबली लैंग्वेज के शॉर्ट प्रोग्राम बनाने के काम आता है। ये जो है शुरू से जो है प्रोवाइड किया गया है। डॉस ने पहले दिया था, फिर विंडोज़ हुआ तो विंडोज़ भी साथ में चलता रहा, तो विंडोज़ के अंदर भी डिबग वगैरह यूज़ होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ये रजिस्टर जनरल पर्पज का एक स्पेशल पर्पज होता है। स्पेशल पर्पज वो होते हैं जो कि अलाउ नहीं करता, प्रोसेसर भी अलाउ नहीं करता और ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं अलाउ करता। ये इसके अपने पर्पस के होते हैं, मीन्स ये कि ये अपनी मेमोरी लोकेशन या अपनी कैलकुलेशन वगैरह के लिए रखता है। तो इसके अंदर ऐसी बात होती है कि अगर ये आपको अलाउ कर दे तो इसको अपने लिए प्रॉब्लम आ जाए, मतलब ये कि सिस्टम हैंग हो जाए या इसकी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ जो वो मिस हो जाए, अगर ये वाले रजिस्टर जो अलाउ कर दे। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एक एग्जाम्पल जो है, जो आपके पास एक आईपी रजिस्टर होता है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर का ये काम होता है कि वो हर लाइन के ऊपर जो आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूट हो रही है, तो लाइन बाय लाइन का नंबर जो है वो याद रखता है कि इस लाइन नंबर पे था, देन इस लाइन नंबर पे था, देन इस लाइन। तो वो लाइन बाय लाइन जो होती है ना, तो उसको वो याद रखता है। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर आईपी कहते हैं, आईपी रजिस्टर। इंटेल के जो प्रोसेसर है उसका नाम उसका जो है वो आईपी है। सही, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। और इसमें जो हम कहते हैं, यानी थ्योरी के अंदर हम पढ़ते हैं, उसको कहते हैं प्रोग्राम काउंटर, जो कि ये काउंटिंग करता है कि प्रोग्राम के अंदर जो कौन सी लाइन एग्जीक्यूट हो गई और कौन सी जो वो बाकी है। अ, बात यह है कि इसमें हमें बस ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ये एक मशीन है। तो मशीन है तो इसका जो मैकेनिज्म वो ऐसा है कि ये अपने आप को खुद गाइड करे, यानी जो प्रोग्राम किया गया ऐसा किया गया तो वो आपके पास कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ा सा मतलब ये मिस कैलकुलेशन हो जाए। तो इसलिए उन्होंने एक स्पेशल पर्पस रजिस्टर को ये डिफाइन कर दिए है, और वो स्पेशल पर्पस ये रजिस्टर ये अलाउ नहीं करता, यूज़र को नहीं देता। और यूज़र को नहीं देता इसलिए नहीं देता कि अपनी सेफ्टी के लिए भी, वरना बार बार सिस्टम ये क्रैश होने लगे, और यूज़र की सेफ्टी के लिए भी। उसका भी डेटा होता है, उसके भी प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, तो स्पेशल पर्पस रजिस्टर अलाउ नहीं करता, यूज़र के लिए नहीं होते, बिल्कुल जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं। आप अगर असेंबली लैंग्वेज यूज़ करें तो डायरेक्ट रजिस्टर के अंदर वैल्यूज़ लिख के और मतलब राइट करें और डायरेक्ट वहाँ से कैलकुलेट करा लें। अच्छा, हम जो सी शार्प वगैरह यूज़ करते हैं इसमें ये अलाउ नहीं करता, हमें पता भी नहीं होता रजिस्टर है क्या। हम तो सिंपल वेरिएबल्स यूज़ कर रहे होते हैं, INT A स्ट्रिंग B ऐसे यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन इंटरनली कंपाइलर जो है वो ये सारे काम करता है, ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, तो उसके अंदर जनरल पर्पस रजिस्टर जो है वो यूटिलाइज करवा देता है। लेकिन अगर आप ये देखें कि अगर आप पुरानी मतलब वो लैंग्वेज यूज़ करें जो लो लेवल होती है जैसे असेंबली, तो उसमें रजिस्टर को भी खुद ही आपको कंट्रोल करना पड़ता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज में जो है वो एक ये एडवांटेज कह लें इसका, एडवांटेज तो है, लेकिन फिर पावर जो है वो आपके पास इतनी नहीं होती। जबकि लो लेवल ये असेंबली लैंग्वेज के अंदर आप खुद ही जो है रजिस्टर को मैनिपुलेट करते हैं, या आप जो है खुद ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करा रहे होते हैं, तो वहाँ आपके पास ज़रा ज़्यादा पावर होती है। ठीक है, तो बहुत डीप लेवल के ऊपर जब वर्किंग कर रहे होते हैं या सिस्टम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे ऐसी असेंबली लैंग्वेज वगैरह की भी जरूरत पड़ती है।
और ऐसे आर्किटेक्चर को भी पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है कि उसके अंदर है क्या। अच्छा अच्छा, इट्स साथ जो मशीन लैंग्वेज यूज़ होती है कंप्यूटर जो मशीन लैंग्वेज, मशीन का मतलब बाइनरी, बाइनरी का मतलब है 1001, ठीक है, जो भी हम देख के हैं, और ये इसकी मदर टंग है। मतलब ये कि जो एक ज़बान कंप्यूटर समझता है वो सिंपल बाइनरी है, उसके अलावा कुछ कुछ कोई और लैंग्वेज नहीं है। आप कितनी भी लैंग्वेज यूज़ करते हो, सी शार्प जावा, वो सब जो है एक्चुअली इंटरप्रेट करती है, कुछ कंपाइल करती हैं प्रोग्राम को, और कंपाइल के बाद इस फॉर्म में ले आती हैं कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो अंडरस्टैंड कर सके या उसको जो एग्जीक्यूट कर सके। डायरेक्टली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो मशीन लैंग्वेज क्या है? मशीन लैंग्वेज जो है वो मशीन इंस्ट्रक्शन से मिलके बनती है। और मशीन इंस्ट्रक्शन क्या है? ये एक इंस्ट्रक्शन होती है, सही है? एक इंस्ट्रक्शन होती है, सारी बात है। हर इंस्ट्रक्शन जो मशीन इंस्ट्रक्शन है वो एक ही काम के लिए बनी है। हाँ, लेकिन जब आप इसको कंबाइनली यूज़ करते हैं, सही, फिर ये प्रोग्राम की फॉर्म कर लेते हैं। तो प्रोग्राम अगर एक एक डेफिनेशन दी जाए कि व्हाट इज प्रोग्राम, तो इसका आंसर ये भी है कि कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। यानी आपके पास उसमें एक इंस्ट्रक्शन नहीं होती, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन होती है। जब आप उन सबको कलेक्ट करके एक फाइल में रख के वहां से रन करवा रहे होते हैं, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम, सही है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम की जो बहुत सिंपलीफाइड है, बिल्कुल बेसिक है, वो आप कह सकते हो कि कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम इज कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्योंकि उसके अंदर एक हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब ये होता है कि इंस्ट्रक्शन जो बिट फॉर्मेट में होती है, बिट का मतलब है जैसे अभी हमने पढ़ा, कोई बाइनरी ले लें। अगर मैं आपसे बोलूं कि 10 का बताएं क्या बन रहा है बाइनरी, तो 10 का आप बोलेंगे 1010, क्योंकि 8 और 2 को मैंने ऑन कर दिया। अब अगर 1010 है तो इसका क्या मतलब है? 4 को और 1 को मैंने नहीं कहा, क्योंकि उसमें 00 आ गए। तो बहरहाल अब मैं ये समझता हूँ कि आप भी इतनी तेजी से, जब अब मैं बात कर रहा हूँ, इतनी तेजी से जो है वो आप समझ रहे हो कि 8 जो है वो ऑन है और 2 जो ऑन है, तो वो 10 बन गए। तो लेट्स सपोज 10 जो है वो एक एक्चुअली कमांड है, लेट्स से प्लस की कमांड, सही है, या ए उसकी जो है उसके लिए ए जो है वो यूज करेगा। तो इसलिए कहा गया कि इनकोडेड एज अ बिट पैटर्न, यानी वो बिट पैटर्न तो होता है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जो ए है हेक्साडेसिमल का, ये कमांड है, तो पहले तो ये बिट पैटर्न कैसे हो गया? 1010 से हो गया, सही है। 8 और 2 ऑन है, एक तो ये बिट पैटर्न हो गया। लेकिन उसकी खास निशानी ये है कि जब आप उसको देते हैं कमांड, तो वो सीपीयू जो है उसके अंदर फीडेड होती है कि ये कमांड आई तो आपने ये वर्क करना है, तो ये रिकॉग्नाइज होती है, सही है। अगर आप ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन दे दें, जो ये बिट पैटर्न दे दें कि जो रिकॉग्नाइज नहीं करता, तो वो फिर आपके पास एरर दे देता है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन की अगेन सिंपल डेफिनेशन क्या है? इनकोडेड बिट पैटर्न, ये समझ लीजिए। बिट पैटर्न, बिट पैटर्न मैं किसको कह रहा हूँ? इसी को कह रहा हूँ, जैसे 1010 की आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, या 10 की दे रहा हूँ, सही है। अच्छा, मशीन लैंग्वेज, अब मशीन हमने इंस्ट्रक्शन देख ली कि क्या होती है, ठीक है। हमेशा याद रखें बिट पैटर्न का बड़ा है, इसका क्या मतलब? बाइनरी नंबर ही का जिक्र किया जा रहा है। और पैटर्न क्यों कह रहे हैं? पैटर्न इसलिए कह रहे हैं कि जब उसकी कोई कमांड होगी, जैसे फॉर एग्जांपल ए है और 1010 है, तो ऑलवेज वही एग्जीक्यूट होगी, तो इसके बिट पैटर्न कहते हैं। अच्छा, मशीन लैंग्वेज क्या है? मशीन लैंग्वेज जो है आपके पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है कंपाइल्ड बाय द मशीन। अब एक मशीन लैंग्वेज है, सही है, मशीन लैंग्वेज के अंदर जो है वो इंस्ट्रक्शन होंगी जितने भी कंप्यूटर के अंदर फीडेड है, ठीक है। तो इसका मतलब है व्हाट इज मशीन लैंग्वेज? इट इज अ कलेक्शन ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन, सिंपल जो डेफिनेशन है। और डिफरेंस भी अगर मैंने पहले भी कहा था कि अगर नोट कर सके तो नोट कर सके, क्योंकि अच्छा ये भी फिर मैं बता दूं, वो कल ये बताने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ये देखें, ये जो अभी लास्ट क्लास थी, सही है, ये पहली क्लास है हमारी, सही है, और ये दूसरी है और ये तीसरी। तो ये सब मैं अपलोड मैंने कर दिया, मैंने वहाँ फेसबुक पे मैसेज भी डाला था। और फेसबुक पे कोई ऐसा है ना जो अपने मतलब ओरिजिनल नाम से नहीं आया हुआ, वो अब दोबारा रिक्वेस्ट भेज दे ओरिजिनल नाम से, और अपने क्लास आईडी के अंदर जो है वो या उसके अंदर लिख दे स्टडी एट पी एफ की। सही है, तो ये आप अब देखें, ये करना क्या क्या है आपने, ये अगेन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ से जैसे कोई क्लास है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है क्लास 2, जो भी आप करेंगे, तो शायद एक आज शुरू की क्लास हो जो मैंने क्लासरूम पर डाली है, उसको भी मैं यहीं पर डाल दूंगा। तो ये हमारे पास जो है
क्या इससे पता क्या चल रहा है, एक तो ये पता चल रहा है कि ये किसकी है, आप लोगों की है, 915 की। तो 915 की अलग जो लिस्ट बनी हुई है, तो उसके अंदर कैसे लिस्ट बनी है, वीक 2 की बनी है, वीक 3 की बनी है, अभी तक वीक 3 हुआ है हमारे पास, आज वीक 4 है, तो इसकी बन जाएगी। सही है, जो वीक होता है सारी बात है वही क्लास होती है, तो वीक 3 क्लास। अच्छा इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये देखें आप, ये जो है हमारे पास पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3, पार्ट 4 है, तो ये चार जो पार्ट है ना, ये एक्चुअली कंबाइन कम्बिनेशन के अंदर, तो ये पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग है। ठीक है। अच्छा अब जो है वो एक और भी बात, एक मिनट सॉरी। अच्छा अब जो है वो आपने जैसे ये पार्ट वगैरह देख लिया, अब अगर जो है वो आप ऐसे चाहेंगे कि मैं अपनी क्लास की जो है ना, जो अपनी क्लास की क्लास हुई है, तो जैसे आप जो अपनी क्लास हुई है उसकी लिस्ट फाइंड आउट करो, तो जैसे ही आप जाएंगे उसके बाद जो प्ले लिस्ट आएगी, तो आप जब प्ले लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, सही है, और आप अपनी क्लास के लिए ये जो है रिकॉर्डिंग वगैरह चेक करेंगे। हाँ हाँ मुझे पता है, करना सही है। तो अब इसमें जो है आपने देखना है कि ये 9 और 12 है, ये आपकी नहीं, ये 15 है। सही है, वीक 3 क्लास 3 की, ये किसकी वीक 2 क्लास 2 की। सही है, क्लास 1 की आई थिंक से मैंने उधर ही गूगल क्लासरूम ही पे डाली हुई है, तो ये इस तरीके से आपको मिल जाएगी पूरी पूरी सीरीज। सही है। अब ये दो आपकी है, उसके अलावा अगर 1 होती तो आपकी 4 भी है, वैसे हो जाएगी। आपको कैसे पता चलेगा, वीक नंबर और क्लास नंबर। अगर ये क्लियर है तो आप जो 3 लिख के बता दो। देखें फिर से एक्सपेरिमेंट में ये कर रहा हूँ कि आप जो है यहाँ पे क्लासेस हैं, यानी कि क्लास वाइज ये हमारा वीक था, इसकी रिकॉर्डिंग ये पड़ेगी। ठीक है, ये मेरे सामने क्लासरूम पे मैं कंफर्म कर लेता हूँ। ये सेकंड से जो फिर मैंने डालना शुरू की थी यूट्यूब पे ना, तो ये और ये तो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से जब आप सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद जैसे ये जो है ये वाला ओपन हो गया, ये कौन सा वीक 1 है, क्लास 1। तो इसके अंदर जो है वो डिफरेंट पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है, ये सारे पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। और अगर कोई ये चाहता है कि मैं अपनी क्लास का देख लूँ कि 915 का कहाँ पे है, तो चैनल के ऊपर क्लिक करने के बाद प्ले लिस्ट के अंदर जाएगा, और प्ले लिस्ट के अंदर ये जैसे आप लोगों के 915 का, ये वीक 3 का, इससे पहले जो वो वीक 2 का है, तो ये वीक वाइज आपको मिल जाएंगे, वीक 3, वीक 4, तो यहाँ पे जाके किसी भी वीक का जो है वो आप ओपन करके देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने रिपीट भी कर दी इस बात को जो अभी आपने कहा था। अच्छा ये इंस्ट्रक्शन सेट है हमारे पास, तो मशीन लैंग्वेज देख ली हमने, मशीन लैंग्वेज क्या है, कोई भी कमांड है जो कि बिट है, बिट के अंदर है, यानी 0 0 1। कंप्यूटर प्रोग्राम की कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन है। मशीन लैंग्वेज क्या है, वो जो तमाम इंस्ट्रक्शन मशीन के अंदर मौजूद है उसको रिकॉग्नाइज करती है। ये इस बात का देखें, एक इंस्ट्रक्शन सेट होता है हर कंप्यूटर के अंदर, एक इंस्ट्रक्शन सेट होता है और वो मॉडल वाइज सेम होता है। कि आपके पास जो है वो लेट सपोज कोई आपके पास 4i5 है, आपने मॉडल लिया, सेम मॉडल जो है वो आपके पास दूसरा होगा। तो ये जो आपके पास मशीन इंस्ट्रक्शन होती है, तो मशीन इंस्ट्रक्शन जो है वो ऑलरेडी फीडेड होती है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, अब उसके अंदर फीडेड है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, आपने जो वो 10 भेजा उसको, यानी 1010, तो क्योंकि वो फीडेड थी तो उसने चेक करा, उसने बोला ठीक है मेरा पैटर्न जो है वो मिल गया। जब उसका वो पैटर्न मिल गया, तो उसने क्या करना है कि कोई काम जो भी वर्क वगैरह वो परफॉर्म कर लेगा। सही है। तो बेसिकली ये जो है इंस्ट्रक्शन सेट बिल्कुल ऐसी है जैसे आप समझ लें कि एक गाड़ी में एक तरीके से इंजन होता है ना, तो इंजन की जो है वो पावर बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और वो जो है उस पावर के बेस के ऊपर जो उसकी कॉस्ट भी होती है। ठीक है, तो बिल्कुल इस तरह से इंस्ट्रक्शन सेट होता है। इंस्ट्रक्शन सेट का क्या मतलब है कि एक कंप्यूटर क्या क्या इंस्ट्रक्शन, या एक आर्किटेक्चर में कितनी इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम्ड है, यानी ऑलरेडी वहाँ उन्होंने फीड की हुई है, बनी हुई है। अगर ज़्यादा होंगी तो इसका मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ करेगी। ठीक है, तो इस हवाले से जो है वो इसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है।
तो इसमें जो है दो तरीके के आर्किटेक्चर अभी भी जो है वो यूज में बहुत ज़्यादा, एक वाला सही है, और एक जो रिड्यूस रिस्ट्रिक्शन सेट कंप्यूटिंग कहलाता है, रिस्क कहते हैं, और दूसरा जो सिस्क कहलाता है, कॉम्प्लेक्स रिस्ट्रिक्शन सेट कंप्यूटिंग। तो इसमें जो डिफरेंस आता है, यानी कि जैसे एक कंपनी है वो दोनों भी बना सकती है, लेकिन एक कंपनी, कुछ कंपनी ज़्यादा एक्सपर्ट है कुछ बनाने में, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छे से बना रही है। ठीक है, तो इसमें फॉर एग्जाम्पल पावर पीसी, कुछ पावर पीसी के नाम से एक आया था, उस हवाले से ये बताया कि इसके अंदर जो है वो रिस्क होता है, रेडियस रिस्ट्रिक्शन सेट होता है। कॉम्प्लेक्स रिस्ट्रिक्शन सेट जो है वो आपके पास जो है वो टाइम कंज्यूमिंग बहुत, मतलब टाइम कंज्यूम होता है। ऐसे जो है वो जैसे नॉर्मली इंटेल का होता है कॉम्प्लेक्स, तो इसका मतलब आपके जो है उसमें है कॉम्प्लेक्स होता है ये, क्योंकि ये आपके पास जो कैलकुलेशन है, हैवी कैलकुलेशन है, वो भी ये परफॉर्म कर लेगा। ठीक है ना, तो इसीलिए इसको जो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग का नाम दिया गया। और जो है जैसे मैंने एग्जांपल दी एप्पल आईबीएम, ये तो आपके पास रिस्क में भी वर्क करते थे, लेकिन कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट जो है ना, तो वो बेसिकली देखें वो भी इंटेल वालों के जो है प्रोडक्ट उसके ऊपर बेस्ड है, यानी इंटेल की एक प्रोडक्ट है। तो इंटेल के जितने भी प्रोसेसर वर्क कर रहे होते हैं वो सिस्क पे कर रहे होते हैं। सही है, यानी कि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन के ऊपर कर रहे होते हैं। अच्छा, अब जो है वो हम ये देखेंगे कि मशीन इंस्ट्रक्शन, ये तो पता चल गया कि मशीन इंस्ट्रक्शन क्या होती है, यानी कि वो कोई भी बिट, यानी 0 10 0 1 या 0 0 1, कोई भी बिट्स पैटर्न आप कह लें, बिट नहीं है, बिट्स पैटर्न कह लें, जो ये कंप्यूटर में मौजूद हो, यानी कंप्यूटर में मौजूद होने का मतलब इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर जो कि प्रोसेसर इसके साथ होगा, बिल्ड इन होगा, या इन केस सम केसेस फ्रॉम में भी होता है ना। ठीक है, तो इसका बताया था मैंने आपको, ये कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन से इसलिए कि ये जो है वर्किंग कर रहा होता है, बस ये समझ लें कि ये थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो कुछ इस तरीके से इसकी मैकेनिज्म बनाया गया कि इसका सर्किट जो है वो कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन और कुछ तो उसको इजीली हैंडल करना। ठीक है ना, जबकि नॉर्मली जो है वो हम इस तरीके को ये फॉलो नहीं करते, यानी फॉर एग्जाम्पल रिस्क है, तो रिस्क के अंदर जो वो इतना वो इंस्ट्रक्शन सेट इतना पावरफुल नहीं है, तो वो लिमिटेड वे के अंदर जो है वो आपको आपके लिए वर्किंग कर सकता है। अच्छा, मशीन इंस्ट्रक्शन अभी हमने देखी, मशीन इंस्ट्रक्शन में हमें जो है वो ये पता चला कि ये एक ऐसा बिट पैटर्न है जिसको जो है वो रिकॉग्नाइज करता है कंप्यूटर। ठीक है, नंबर वन। अब मैं इसकी एग्जाम्पल भी देता हुआ चलता हूँ आपको ना, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि ये मशीन इंस्ट्रक्शन है क्या, या कैसे जो वो वर्किंग होगी। एक कंप्यूटर है, ठीक है, अभी एग्जाम्पल बड़ी गौर से सुनना, कि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने जा रहे हैं इंशाल्लाह इसके बाद। देखिए, एक कंप्यूटर है, उसकी जो है इंस्ट्रक्शन, वो खाली यानी इंस्ट्रक्शन है तो उसका 4 बिट्स का है, यानी आपने खुद घर में तैयार करा या पुराना कोई एग्जाम्पल के लिए हम समझ रहे हैं। ठीक है, उसका इंस्ट्रक्शन सेट 4 बिट का है, यानी डेटा बस 4 बिट की समझ लें। ठीक है, तो अब अगर वो 4 बिट का है तो उसकी इंस्ट्रक्शन जो है वो कितनी होंगी, अगर वो 4 बिट का है तो उसकी इंस्ट्रक्शन जो है वो इन सब का कम्बिनेशन अगर हम यूज करें, ठीक, तो फिर जो है वो आपके पास ये 15 तक आ जाएगा। ठीक है, ये 0 0 से शुरू होगा। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपने एक कंप्यूटर बनाना है, आपने क्या करा, वो प्रोग्राम तो कर दिया, लेकिन आपने कहा कि मैं जो हूँ वन के ऊपर फॉर एग्जाम्पल स्पीड क्लियर हो जाएगी, इसके ऊपर जो है वो डेट आ जाएगी। सही, इसके ऊपर जो है ब्राउजर अगर आपने ऑटोमेटेड ओपन करवाना है तो आप प्रोग्राम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी इंस्ट्रक्शन है। अब अगर ये पहले से पीरियड है और ये आ जाए 0 1 0 0, अगर 4 भी है इंस्ट्रक्शन का नाम है, तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो जिस यहाँ पे जो आपकी सारी कैलकुलेशन होगी,
ठीक है, यही कैलकुलेशन या यही चीज़ जो है। अच्छा, अगर 4 बिट का होता तो कितना बड़ा होता? आपका इंस्ट्रक्शन सेट देखिए, ये सारे बाइनरी जो नंबर है ना, ये मुख्तलिफ है एक दूसरे से। ठीक है, ये सारे जो बाइनरी नंबर है एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो हर एक जो है वो, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ जीरो, ये जो 40 है, यानी पहले वाली कमांड रखूँ कि जैसे ये पेश हो तो सिस्टम जो हॉल्ट हो जाए, लेट्स से, सही है, और जो दूसरे के अंदर स्क्रीन क्लियर हो जाए, लेट्स से। अभी मतलब कोई जनरल एग्जाम्पल नहीं दे रहा, तो ये एक इंस्ट्रक्शन बन गई, ये दूसरी बन गई। जब ये दूसरी बन गई तो ये यूनिक है, तो जब ये प्रोसेसर को मिलेंगी तो फिर वो इसको डिफरेंस होने की बेसिस के ऊपर जो है वो रन करेगा। सही है, तो ये आपके पास हो गई ए बी सी। अब ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये इंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ ना। फर्स्ट करें, आपकी इंस्ट्रक्शन ये थी, आपका प्रोग्राम ये है, तो इसका क्या मतलब, बाइनरी पैटर्न जो वो रिकॉग्नाइज करेगा, ये ऑलरेडी फील्ड है। अच्छा, इसका तो ये हो गया कि ये मैच तो कर लेगा कि चले ठीक है ए आया है, लेकिन ए के साथ साथ अगर आप और भी कुछ जो है वो कंट्रोलिंग कराना चाह रहे हैं प्रोजेक्ट वाइज तो उसके अंदर वो चीज़ भी जो है वो आप प्रोग्राम कर सकते हैं। अच्छा, ये भी हमने जैसे देखा कि ये सारी बस एग्जाम्पल देने का ये मतलब है, ये समझना कि ये जो है आपके पास ये सारी बिट पैटर्न्स निकल लेंगे, ये हर हर जो है डिफरेंट एक दूसरे से, और ये आप जो है वो इसको यूटिलाइज कर सकते हैं सिंपल उसी से जो अभी मैंने एग्जाम्पल दी। तो ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन सेट। अब देखें, इसकी और कंप्यूटेशन करते हैं। 4 बिट का हुआ तो 2 की पावर कितनी हुई, 8। अच्छा, 4 बिट्स में मैक्सिमम कितनी 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 इंस्ट्रक्शन आ सकती है? 2 की पावर अगर आप इसको 8 ले लेंगे तो कितनी आ रही है, वही 255 या 256। ठीक है, तो ये जो 255 256 है, ये 1 बाइट के अंदर जो है वो वर्किंग कर जाएगा। तो मैक्सिमम अगर 4 बिट्स की मैं बात करूँ तो आपको सिर्फ 15 कमांड बन सकती है। आप 4 बिट को जो है ना, अभी जैसे हमने उसमें देखा, जीरो से स्टार्ट करें और चारों 1 तक जाएं, तो उसके अंदर मैक्सिमम आपकी जो है ना 15 कमांड बन सकती है। सही है। अच्छा, अब मैं बोलूँ 8 बिट्स का है, एक नया प्रोसेसर इंट्रोड्यूस करते हैं, वो बोलते हैं 8 बिट्स का। तो 8 बिट्स का क्या मतलब, 2 की पावर 8। सही है, तो वो तो 256 जैसे हो गया। और अगर जो है वो आप 32 बिट की बात कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब 2 की पावर 32। तो 2 की पावर 32 रख के जो है वो आप जो भी आपकी बाइनरी ये कम्बिनेशन आएगा, तो यहाँ तक जो है आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसकी मेमोरी को, उसके डिफरेंट पार्ट। अच्छा, ये भी वाला हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो है वो बात ये आती है कि अगर मशीन लैंग्वेज आपके पास है, सही है, या मशीन इंस्ट्रक्शन है, तो भाई क्या वो किसी खास कैटेगरी के अंदर जो वो यूज़ होती हैं, या उनका कोई खास नाम है, या उनका कोई खास पर्पज़ है? ठीक है ना। तो इस हवाले से देखें तो जैसे डेटा ट्रांसफ़र है, ये भी हम टाइप्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि टाइप्स तो बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो डेटा ट्रांसफ़र है, वो कॉपी डेटा करता है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। ठीक है, तो डेटा ट्रांसफ़र जो है वो बेसिकली अगर आप किसी को फ़ोन करते हैं और फ़ोन करने के बाद वो फ़ोन रिसीव करता है, ठीक है, और आपकी बात हो जाती है, तो इसका मतलब है आप जो है वो उस दूसरी लोकेशन के ऊपर जो है वो बात कर रहे हैं। सही है, तो ये तो आपके पास डेटा ट्रांसफ़र की बात हो गई। ठीक है, यानी ये एक टाइप की इंस्ट्रक्शन हो गई, सिंपल एज दैट, ये एक टाइप की इंस्ट्रक्शन हो गई। उसके बाद आता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो ये वही बताया जैसे बिट पैटर्न होते हैं, उसके बेसिस के ऊपर जो है वो रिजल्ट डिफाइन करना होता है। और ओपी कोड कौन है? ओपी कोड जो है बेसिकली मशीन इंस्ट्रक्शन का एक पार्ट है। यानी अगर मैं बोलूँ मशीन इंस्ट्रक्शन जो है हम 2 पार्ट के अंदर जो है वो ब्रेक करना है, तो उसके लिए एक ओपी कोड कहलाएगा। ठीक है, और एक जो ऑपरेंड कहलाएगा, जिसके ऊपर जो है वो आपने इसको वैल्यूज जो है वो ऑपरेंड के अंदर होती हैं, और ओपी कोड जो इंस्ट्रक्शन रखता है। अगर इसके अंदर फिगर है तो मैं देखा,
चलो वो फिगर मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, लेकिन ये पार्ट्स होते हैं, ये है तो फिगर, ये देखिए ये पार्ट्स होते हैं। तो ये क्या है, ये ओपी कोड है, सही है। और ये क्या है, ये नंबर है जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होना है। तो ओपी कोड इधर बी का कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल प्लस माइनस। तो ये जो है हमारे पास एग्जाम्पल है इंस्ट्रक्शन की कि किस फॉर्मेट के अंदर जो होती है। एक ओपी कोड होता है, ओपी कोड ये वो क्या करता है, ओपी कोड ये उसके अंदर वो इंस्ट्रक्शन होती है और ऑपरेंड की वो वैल्यू होती है साथ में, इसके बेसिस के ऊपर ये तमाम कैलकुलेशन ये वो हो रही होती है। ठीक है। तो उसके बाद एक कॉन्सेप्ट था, ये उसके बाद आगे हम जो है वो चल रहे हैं, वो कहलाता है स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि मतलब ये, अच्छा स्टोर, पहले स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट में पूरा डिस्कस कर लूँ फिर आपको बताता हूँ एग्जाम्पल। देखिए स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कहता है कि एक सिस्टम होगा, उसके अंदर जो है वो आपके पास प्रोग्राम मेन मेमोरी यानी कि रैम के अंदर जो है वो रखा होगा। अगर ये मतलब पूरी बात लिखी हुई भी है मेन मेमोरी के अंदर लिखा होगा, तो सीपीयू क्या करेगा, वहाँ से एक इंस्ट्रक्शन जो है उठाएगा, एक्सपेक्ट करेगा और एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है। तो जो रैम के अंदर है वो किसके थ्रू जो है वो प्रोग्राम भेजा जाएगा, वो आपके पास कंपाइलर या तो सी शार्प होगी जिसमें आप प्रोग्राम करते हैं। ठीक है ना। और वो रैम के थ्रू जो आंसर देता है, और आंसर देने के बाद वो जो है वो मतलब डिस्प्ले किया जाता है यूजर को, जो भी वो आंसर दे रहा होता है। लेकिन ये है कि जो मेन इसका पॉइंट है, जो सबसे एंड वाला वर्ड है अल्ट्रा इजीली। अल्ट्रा इजीली का क्या मतलब है कि ये जो आपके पास जो स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट है, इसको जनरलाइज किया गया था। इसका ये मतलब था कि आप हर तरीके का जो है वो प्रोग्राम बना लें। ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो है वो जो बेसिक आसानी होती है, बल्कि आप लोग करके भी देखते हैं कि आप जो है वो प्रोग्राम बना रहे हैं, प्रोग्राम बनाने के बाद आपने क्या करा, कुछ वैल्यूज वगैरह दी और उसको चेंज करा, हो जाती है। ठीक है। प्रोग्रामिंग के ओपन करते हुए विजुअल स्टूडियो में जल्दी से चेंज करी, हो गई। फिर उसके बाद आपने इवन लॉजिक भी अपनी पूरी की पूरी जो है चेक कर ली। ठीक है। तो ये जो है ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो पॉसिबल। इसका क्या मतलब है, हमें ये आसानी दी गई है कि हम जो है वो जो प्रोग्राम के अंदर अपने कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं, तो हम अल्टर भी कर सकते हैं किसी भी वक्त ना। तो इसका जो मेन 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 जो है वो ये डिसएडवांटेज या एडवांटेज समझे, ये तो बहरहाल एडवांटेज समझे। अच्छा मैं आपको एक एग्जाम्पल से इस बात को क्लियर करना चाहूँगा। अगर आप फर्ज करें कि इसको ऐसे लें कि एक तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सही है ना, और उसके अंदर वो कोई प्रोग्राम है, आईसी हुई है। अच्छा, अब वो वैसे ही चल रही है जैसे मैन्युफैक्चरिंग की कोई भी डिवाइस है, वो वैसे ही चल रही है जैसे इसको चलना चाहिए। लेकिन अगर आप उसके अंदर कोई चेंज चाहते हैं, क्योंकि वो प्रोग्रामेबल नहीं है, अगर आप उसमें कोई चेंज चाहते हैं, तो अब इसका सिर्फ एक ही हल है। वो ये हल है कि आप जो है वो उसका सोल्यूशन जो है वो कोई हार्डवेयर के अंदर देखें। सही है। लेकिन हार्डवेयर के अंदर जो प्रॉब्लम है, जो अभी मैंने डिफाइन किया सर्किट, तो अब ये वही वाली बात हो गई। मैं आपसे ये कहूँ कि अब आईसी को ओपन करें या सिस्टम को ओपन करें, कुछ भी करें, और फिर प्रोग्राम को अल्टर करें। ठीक है। जो अंदर का सर्किट है उसको अल्टर करें, कुछ भी करें, लेकिन आपको पता है ऐसा होता नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसका ये मतलब ये है कि जितने भी आपके पास हार्डवेयर लेवल के प्रोग्राम होते हैं या राइट हुए हुए होते हैं, तो वो क्या होता है, वो हार्ड कोडेड होते हैं। सही है। एक तो हार्ड कोडेड होते हैं, फिर दूसरी बात ये कि वो जो है इतनी इजीली चेंज भी नहीं किए जाते। तो इसमें जो ये न्यू कॉन्सेप्ट था, ये था कि हम अपना प्रोग्राम चेंज कर सकें। अगेन मैं आपको ये रिपीट कर रहा हूँ कि अगर कोई ऐसे डिवाइस है जो कि आप उसको ओपन करके जो है वो सही करने चाह रहे हैं, तो एक्चुअली आप भी क्या करने जाएंगे, आप उसको अल्टर करने जाएंगे। लेकिन कंप्यूटर के अलावा कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो कि आपको कंप्यूटर या मोबाइल के अलावा, कि वो जो है ये स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट के मतलब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जो वर्किंग करे। तो स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट का जो पहला वाला, तो पहले ये मतलब ये वाला दिया गया था कि ये आपके पास एक बिट पैटर्न होगा,
और मेन मेमोरी से जो डेटा लेके आएगा और जो है वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। अगेन इसके अंदर हम जो ये वाली अप्रोच है, स्टोर प्रोग्राम कौन सा, हमारे पास प्रोग्राम भी है सी शार्प में। लेट्स सपोज हमें वर्किंग करनी होती है, तो सी शार्प के अंदर वर्किंग करनी होती है, तो एक्चुअली आप जो है वो इस बेस के ऊपर, सही है, कि सी शार्प के अंदर आप वर्किंग कर रहे हो, आप चेंज कर देते हो उसको। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दी, आपने एक चेंज करी, दूसरी चेंज करी, जो भी लाइन चेंज करनी फिर रन करके देख लिया, फिर रन। अब यही चीज़ मैं बोलूँ कि आपके पास जो है वो सर्किट के अंदर है, अब आप चेंज करो। तो हार्डवेयर के अंदर जो है वो चेंज नहीं होती, सीधी सी बात, हार्डवेयर के अंदर चेंज होती, जो सर्किट डिजाइन हो गया वो हो गया, ठीक है। और उस वो इस लेवल के ऊपर बनता क्या, वो रिपेयर नहीं होती बल्कि वो रिप्लेसमेंट के अंदर होती है। तो हार्डवेयर के अंदर अल्टरेशन जो है नहीं, मतलब पॉसिबल नहीं है कि आप आईसी वगैरह, तो उसका जो वही सोल्यूशन दिया गया था कि आपके पास जो वो जर्नलाइज इस किस्म का हो कि उसके मेमोरी के अंदर प्रोग्राम और वो वहाँ से जो एग्जीक्यूट कर सके, सही है। तो अब अगर आप जो है इस टाइप की बात देखते हैं कि अल्टर इजीली, तो आपने देखा अभी मैंने कहा कि आप जो हेलो वर्ड को जाके जो है वेलकम वर्ड कर दो लेट सपोज और उसके बाद कंपाइल करो, तो आउटपुट तो फॉर्म में वो सेम अल्टर हो जाएगा। तो हार्डवेयर अप्रोच जो है, हार्डवेयर के थ्रू जो हम जब अल्टरेशन करते हैं और सॉफ्टवेयर, उसमें यही डिफरेंस है, ठीक है। जो डिफरेंस है वो ये मेन यही डिफरेंस है कि आपके पास जो है वो हार्डवेयर, लेकिन इसका एडवांटेज है, इसका एडवांटेज ये है कि अब आपको इसी प्रोग्राम के या इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे अब आपको ऐसी मतलब ये मशीन मिल गई जो हम अभी रन करते हैं, बहुत इजीली जो भी चाहें वो चेंज कर सकते हैं, सही है। और इसका यही एडवांटेज है कि डिजिटल जो आप चेंज कर रहे हैं तो वो चेंज हो जाती है। अच्छा, अभी हम मेरे ख्याल में अटेंडेंस भी हो गई और ये बिल्कुल एंड पे 5 मिनट रह गए, तो अभी तो मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, आप कैसे आएंगे तो अटेंडेंस जो है वो फिर मैं ले लूँगा, सही है।